जय हिंद बच्चों, दिस इज गरिमा बत्रा फ्रॉम छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की समरी को। यहाँ पे इसके पहले इसी चैनल पर 12th के 11th के और 10th के टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के सभी चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन उपलब्ध हैं। साथ ही साथ प्रश्नों के बड़े उत्तर, प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर, एक लाइन वाले, जो कि आप परीक्षा के समय बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और परीक्षा में लिख कर आ सकते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। जितनी ग्रामर आपकी ज़रूरी है 12th की, वो सभी बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। साथ ही साथ एसेज, लेटर्स, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग, ये भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। लेकिन पहले ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परीक्षा के समय पे बहुत कम समय में 5 या 10 मिनट में भी आप इस लेसन को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये जो लेसन लॉस्ट स्प्रिंग है, इसे अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो थीम है वो है स्टोरीज अबाउट टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड जॉय बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो कहानियां हैं और ये कहानियां उन दो अलग अलग बच्चों के बारे में हैं जिन्होंने गरीबी और शोषण के कारण अपना बचपन और बचपन की खुशियां खो दी हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो चैप्टर है इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि वो इज अ मेटाफर यूज्ड फॉर लॉस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इंडिया। ये भारत में जो लाखों बाल श्रमिक हैं, जो बच्चे हैं जो मजदूरों के रूप में काम करते हैं, उनके बचपन का नुकसान है, उनका बचपन खो गया है, उसको एक रूपक के रूप में एक उसको उपमा दी गई है। वास्तव में जो स्प्रिंग होता है, जो वसंत होता है, वो सिंबॉलिक ऑफ जॉय, खुशी का प्रतीक होता है, हैप्पीनेस, आनंद का प्रतीक होता है, ब्यूटी, सुंदरता का, एंड होप, उम्मीद का या आशा का प्रतीक होता है। चाइल्डहुड कैन बी कॉल्ड द स्प्रिंग ऑफ अ मैन्स लाइफ, और इसीलिए क्योंकि उस बचपन में बच्चों को कोई दुख नहीं होता, सिर्फ खुशियां ही होती हैं, उसे मनुष्य के जीवन का वसंत कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों का तो वसंत खो चुका है क्योंकि वो बचपन का आनंद उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो जो पहली कहानी है उसका शीर्षक है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तो ये जो कहानी है, इसका जो प्रोटागोनिस्ट है वो है साहिब। प्रोटागोनिस्ट का अर्थ है जो लीड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। तो जो साहिब है उसका पूरा नाम है साहब आलम। अब इसमें भी एक तरह का व्यंग है, एक आयरनी है कि साहिब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरी ब्रह्मांड का या पूरी दुनिया का मालिक, जबकि वो काम करता था एक रैक पिकर का। रैक पिकर अर्थात वो जो बच्चे कचरे में से कचरा बीनते हैं और फिर उसको बेचकर पैसे कमाते हैं, उसे हम कहते हैं रैक पिकर। और वो बांग्लादेश के ढाका नाम की जगह से आया था, जहाँ पर कि वो हरे खेतों के बीच में रहता था। लेकिन वो उस जगह को छोड़कर अब वो दिल्ली के जो बाहरी क्षेत्र है सीमापुरी, उस बाहरी इलाके में आकर रहता है। उसके जैसे और बहुत सारे रैक पिकर वहाँ पर रहते हैं। वो ढाका छोड़कर क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे लगातार तूफान आते थे और उन स्टॉर्म्स के कारण उनके खेत तबाह हो गए थे, उन्हें खाने पीने के भी कमी पड़ने लगी थी और इसीलिए वो लोग अब आकर दिल्ली के सीमापुरी नाम की जगह पर रहते थे। जब अनीस जंग साहिब से मिली थी, तब साहिब बहुत ही केयरलेस था और अपने बचपन को बहुत एंजॉय करता था। लेकिन कुछ समय बाद वो एक चाय की टपरी पर आफ्टर सम टाइम स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल। उसने एक चाय की टपरी पर या टी स्टॉल पर काम करना शुरू किया। तब वह अनहैप्पी था, डिप्रेस था, तब वह खुश नहीं था। तो इसमें जो अनीस जंग है, उन्होंने रैक पिकर्स को, जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उन्हें मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर किया है, क्योंकि ये बच्चे भी सुबह सुबह आते थे कचरा बीनने और उसके बाद जैसे मॉर्निंग बर्ड्स गायब हो जाते थे, वैसे ये बच्चे दिन में फिर गायब हो जाते थे तेज धूप में, और इसीलिए उन्होंने इनकी तुलना मॉर्निंग बर्ड से की है। अब जब मनीष जंग बताती हैं कि जो कचरा है उसका अर्थ सबके लिए अलग अलग है। फॉर चिल्ड्रन वंडर रैप्ड है, मतलब उनके लिए कोई चमत्कार है जो कचरे के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि बच्चों को कभी 1 रुपए या 10 रुपए का नोट मिल जाता था या कोई टूटा हुआ खिलौना मिलता था तो उन्हें वो सब अच्छा लगता था। लेकिन फॉर एल्डर्स इट वॉज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब उनके जीवन यापन का यही तरीका था।
इस तरीके से वो जब कचरा बीनते थे और उसे बेचते थे तो उससे उन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अनीस जंग ने कंपेयर्ड गार्बेज विद गोल्ड। अनीस जंग ने जो कचरा है उसकी सोने से तुलना की है। क्यों? बिकॉज गेट मनी इन लिeu ऑफ गार्बेज, क्योंकि लोग जो कचरा बीनते थे वो उस कचरे को बीनकर उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे, और सोने के बदले में भी पैसा मिलता है। इसीलिए अनीस जंग ने सोने की तुलना कचरे से की है। अब अनीस जंग ने साहिब से पूछा वेयर डज ही स्टडी, कि तुम कहाँ पर पढ़ते हो। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा आई विल स्टार्ट अ स्कूल फॉर यू। साहिब ने बताया कि मैं कहीं नहीं पढ़ता। तो अनीस जंग ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल शुरू करूंगी, और जब मैं स्कूल शुरू करूंगी तब तुम वहां पर पढ़ना। लेकिन बाद में शी वॉज एम्बेरस्ड ऑन मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस एज देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ सच फॉल्स प्रोमिसेस। लेकिन बाद में अनीस जंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि उन्होंने एक झूठा वादा किया है उस बच्चे से। और उन्होंने ये भी देखा कि इस तरह के बच्चों से लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। तो उनके जीवन में इस तरह के बहुत सारे झूठे वादे भरे पड़े हैं। अनीस जंग ये भी बताती हैं कि रैक पिकर्स आर बेयरफुट। रैक पिकर्स जो हैं, जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, वो हमेशा नंगे पैर घूमते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, तो वो उसको बोलते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी परंपरा है। जो लोग वहाँ सीमापुरी में रहते हैं, दे डोंट हैव आइडेंटिटी कार्ड बट हैव राशन कार्ड एज फूड इज मोर नेसेसरी देन आइडेंटिटी। वहाँ के जो लोग हैं सीमापुरी के, क्योंकि वो ढाका से आए हैं, उनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड जरूर है ताकि उन्हें भोजन मिल सके। मतलब उनकी कोई पहचान हो या ना हो, परंतु उनके लिए भोजन जरूरी है। और अनीस जंग सीमापुरी भी गई साहिब के साथ, और वहाँ पे जो महिलाएं थी, जो टटर्ड, जो फटी हुई साड़ियाँ, फटे हुए कपड़े पहन के बैठी थी, उनसे उन्होंने पूछा कि तुम अपना गांव छोड़कर ढाका से यहाँ क्यों आई, बांग्लादेश से। तो उन सभी का ये जवाब था स्टार्व्ड इन ढाका, क्योंकि ढाका में तूफानों के कारण उनके खेत बर्बाद हो गए थे, उन्हें वहाँ पर भोजन भी नहीं मिलता था, वो वहाँ भूखों रहते थे, और इसीलिए वो सीमापुरी में आ गए कि शायद उन्हें यहाँ भोजन प्राप्त होगा, और यहाँ कम से कम उनका पेट भर जाता है सरकार की स्कीम्स के कारण। लॉर्ड स्प्रिंग की जो दूसरी कहानी है, इसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। और इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है मुकेश, जो लीडिंग कैरेक्टर है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। तो फिरोजाबाद बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाने के जो कारखाने हैं उनके लिए। Every second house and family is engaged in making bangles. फिरोजाबाद की हर दूसरा परिवार, अर्थात लगभग हर परिवार, सभी लोग वहाँ के जो हैं वो कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में लगे हुए हैं। अनीस जंग विजिट्स मुकेश हाउस। अब अनीस जंग क्या करती हैं, वो मुकेश के घर जाती हैं। वहां पर वो देखती हैं कि वो जो घर बने हुए हैं, हाफ बिल्ट सेक्स थैच्ड विद डेड ग्रास रूफ एंड वॉबली आयरन डोर, कि वहाँ के जितने भी घर हैं टूटी फूटी दीवारों वाले हैं, और उन पर जो छत है सूखी घास से उसको छाजा गया है, ढका गया है, और दरवाजे हैं लोहे के बने हुए जो कि हिल रहे हैं, वो भी टूटे हुए हैं। वहां पर एवरी फादर इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो प्रत्येक पिता है, हर घर का जो मालिक है, वो गरीबी के कारण परेशान है, और वो इतने गरीब हैं, could not teach anything to his children except bengal making। वहाँ के लोगों को सिर्फ चूड़ी बनाना आता है, और वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो अपना पेट भर पाते हैं। तो वो अपने बच्चों को चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं सिखा पाते। They could not provide education or sufficient food to his children। जो वहाँ के पिता हैं, जो परिवार हैं, वो लोग अपने बच्चों को न तो भरपेट भोजन दे पाते हैं, और ना ही उन्हें शिक्षा दिलवा सकते हैं, सिर्फ वो उन्हें चूड़ी बनाना ही सिखा पाते हैं। वहाँ पर एक ग्रैंड मदर से मिलती हैं अनीस जंग। तो वो बिलीव्स दैट द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग इज गॉड्स लिनिएज, कि ये भगवान ने उन्हें सिर्फ चूड़ी बनाने की ही कला सीखने के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो उनकी किस्मत में सिर्फ चूड़ी बनाना सीखना और चूड़ी बनाना ही है। और अब हम देखते हैं कि वर्किंग कंडीशन इन बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले जो कारखाने हैं वहाँ पे काम करने की क्या स्थिति है। तो पहली चीज तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर्स है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग चूड़ी बनाते रहते हैं। दूसरी चीज यह है कि वहाँ छोटे छोटे डिंगी सेल्स विद एयर, विदाउट एयर और प्रॉपर लाइट नॉर वेंटिलेशन, इतने छोटे छोटे से कमरों में उन्होंने वहाँ भट्टियां बनाई हुई हैं, और उन छोटे छोटे कमरों में सब लोग बैठ के चूड़ी बनाने का काम करते हैं। न तो वहाँ पर पर्याप्त हवा आती है, ना ही प्रकाश आता है,
ना ही हवा का वहाँ से आवागमन होता है, और उस गर्मी में भट्टियों में वो वहाँ पर चूड़ी बनाते हैं। हाई टेम्परेचर, उन कमरों का जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ भट्टियाँ जलती हैं। पीपल वर्किंग देयर लूज देयर आई साइट ड्यू टू ग्लास डस्ट। जब चूड़ियों की और कांच की घिसाई होती है तो उससे कांच की जो धूल उड़ती है उसके कारण ढेरों लोग अपनी आंखों की दृष्टि भी गंवा चुके हैं। तो ये वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ही मुश्किल है, दुखी करने वाली है। अब वहाँ के जो चाइल्ड लेबर है उनकी क्या स्थिति है? पहली चीज़ ये है कि वो बॉर्न इन पुअर फैमिली, वो जब पैदा होते हैं तो वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होते हैं। कैन नॉट थिंक ऑफ लर्निंग एनीथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। अब क्योंकि उन्होंने बचपन से सिर्फ चूड़ी बनाने का काम देखा है तो वो उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पाते, कुछ सीख भी नहीं पाते, और वो उस स्थिति में से निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते क्योंकि वो बाउंड बाय कास्ट स्टिग्मा। उन्हें जाति का भी एक बंधन है कि वो क्योंकि सिर्फ चूड़ी ही बना सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है। वो कभी सोच भी नहीं पाते कि वो कुछ और भी कर सकते हैं, इस चूड़ी बनाने के काम से बाहर भी निकल सकते हैं। इससे एक परेशानी और है, दे आर सप्रेस्ड बाय साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिस, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। कि उनके पास जो मिडिल मैन है वो बनाते हैं चूड़ी बहुत मेहनत करके, लेकिन जो दलाल होते हैं वो बहुत कम दामों में खरीदते हैं और बाहर वही चूड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं, लेकिन फ़ायदा मिलता है दलालों को, उन्हें नहीं। अब क्योंकि उन्हें चूड़ी बनाने का बहुत कम पैसा मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो जब कभी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है या वे बीमार पड़ते हैं तो वो साहूकार से पैसे लेते हैं, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, और उस पैसे को बेचारे गरीब चूड़ी बनाने वाले जीवन भर नहीं चुका पाते, और इस तरह से मिडिलमैन और साहूकार के वो शिकंजे में फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। पुलिस भी उनको, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पुलिस वाले भी जबरदस्ती जेल में बंद कर देते हैं, और इसलिए वो आवाज़ उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। वहाँ के जो नेता हैं वो पुलिस वाले, साहूकार और दलालों के साथ मिले हुए हैं। साथ ही साथ जो वहाँ के अफसर हैं, जो वहाँ के बड़े अफसर हैं, वो भी इन लोगों से मिले हुए हैं। तो इस तरह से एक तरह के वो शिकंजे में कसे हुए हैं जिससे वो बाहर जीवन भर नहीं निकल पाते, और इसीलिए दे सी नो होप इन लाइफ। उन्हें अपने जीवन में कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। अनीस जंग मुकेश के साथ उसके घर भी जाती हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो लिविंग कंडीशन इन फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में रहने की जो स्थिति है लोगों की, पीपल लिव इन स्मॉल हाउसेस, वो भी बहुत छोटे छोटे से घरों में रहते हैं, और जो गलियां हैं नैरो लेन्स चोक्ड विद स्टिंकिंग स्मेल्ड गार्बेज, गलियां भी बहुत पतली संकरी गलियां हैं, वो भी काफ़ी, उनमें चलने की जगह कम बचती है क्योंकि गलियों में दोनों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिनमें से बहुत ही बदबू आती है। पीपल को एग्जिस्ट विद एनिमल्स इन स्मॉल हाउसेस, और उन्हीं छोटे घरों में जो लोग जानवर पालते हैं, जानवर और इंसान एक साथ रहते हैं। तो लेखिका को पुराने प्राचीन काल के लोग याद आ जाते हैं, जबकि लोग गुफाओं के अंदर जानवर और इंसान एक साथ रहा करते थे। तो इनकी भी रहने की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमें यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिले। अब हम कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश देखते हैं जो कि कई बार परीक्षा में आ सकता है अलग अलग प्रश्नों के रूप में। इन सच डिप्रेसिंग सिचुएशन ही डेयर टू ड्रीम समथिंग डिफरेंट, कि मुकेश अपने साथ वाले बाकी लोगों से और यहाँ तक कि साहब से भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसने कोई सपना देखने की हिम्मत की। वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, और अपनी महत्वाकांक्षा, जो कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसे पूरी करने के लिए रेडी टू गो टू गैराज विच इज़ वेरी फार फ्रॉम हिज होम एंड लर्न द वर्क ऑफ मैकेनिक। मैकेनिक का काम सीखने के लिए उसके घर से बहुत दूर है गैराज, वो वहाँ जाकर उस काम को सीखने के लिए तैयार है। तो उसने हिम्मत की अपनी स्थिति को बदलने की, अपनी स्थिति से बाहर निकलने की। इसलिए मुकेश साहब से और अपने साथ के अन्य लोगों से बहुत अलग है। आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। हैव गुड टाइम।